खनिज। खनिज क्या है? तो देखिए, जितनी भी धातुएं होती हैं वो जमीन के अंदर से खोद करके निकाली जाती है। उसी को जिस रूप में वो प्राप्त होती हैं पृथ्वी के भीतर से, उसी को हम लोग खनिज, ठीक है, या पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाली गई चीजों को क्या कहते हैं? खनिज। या ऐसे कह सकते हैं कि जो धातुएं भूगर्भ में, मतलब पृथ्वी के अंदर जिस अवस्था में पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। खनिज के बाद आ जाता है अयस्क। अयस्क क्या है? अब खोद करके निकाल तो लिए, लेकिन निकालें खनिज तो खनिज से धातु प्राप्त करते हैं, तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनसे धातु कम मात्रा में प्राप्त होता है, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, कुछ से कठिनाई से प्राप्त होता है, कुछ से आसानी से प्राप्त होता है। तो जिस खनिज से अयस्क का सांद्रण आसानी से और कम खर्च में हो जाए, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, जिस खनिज से जिस खनिज से धातु निष्कर्षण कम खर्च तथा सरलता पूर्वक होता है, उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस खनिज से धातु निष्कर्षण सरलता पूर्वक और कम खर्च में होता है, उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। मतलब जिससे आसानी से प्राप्त हो जाए, आराम से प्राप्त हो जाए, कम खर्चा लगे, मेहनत कम करना पड़े, वह क्या है? अयस्क। जैसे कापर का हमारा अयस्क है कापर पायराइट। कापर का अयस्क कौन है? कापर पायराइट। ठीक है। लेड, लेड का है गैलेना, लेड सल्फाइड। ठीक है, गैलेना। ऐसे ही एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट, Al2O3 into 2H2O, ये है बॉक्साइट। तो खनिज हो गया, अयस्क हो गया। अब जब खोद करके हम लोग निकाल रहे हैं पृथ्वी के भीतर से, तो खोद के निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी के कण रहेंगे, कुछ पत्थर के टुकड़े रहेंगे, बालू रहेगा। तो उनको क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं आधात्री या मैट्रिक्स या गैंग। ठीक है। तो अयस्क में जो खोद करके खनिज निकालें, चाहे खनिज हो या अयस्क को खोद करके ही निकाला जाएगा, तो उसमें खनिज में जो है प्रायः क्या मिलता है? मिट्टी के कण रहते हैं, बालू रहेगा, कंकड़ रहेगा, पत्थर रहेगा। ये अशुद्धियां उसमें मिली हुई होती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को हम लोग आधात्री, मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। ठीक है। अब जब ये सब चीजें हैं, तो अब ये तो हो गया खनिज, अयस्क और उसमें पाई जाने वाली अशुद्धियों की बात। अब धातु जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म। ठीक है। धातु कर्म किसे कहते हैं?
जितने भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम द्वारा हम लोग धातु निष्कर्षण करते हैं, धातु को प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त समस्त भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। मतलब जो जो चीजें हम लोग करते हैं अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? धातु कर्म। तो धातु कर्म में कुछ पद होते हैं। सबसे पहला आता है अयस्क का सांद्रण। दूसरा आ जाता है धातु का निष्कर्षण। तीसरा आ जाता है धातु का परिष्करण या शोधन। ठीक है, धातु का परिष्करण या शोधन। तो सबसे पहली प्रक्रिया धातु कर्म में शुरू होती है अयस्क का सांद्रण। क्या शुरू होता है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण का मतलब खान से जो प्राप्त खनिज है, जो अयस्क हैं, ठीक है, उसमें जो अशुद्धियां हैं उनको दूर कर लिया जाए। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण। अब जब अयस्क का सांद्रण हो जाएगा तब उसमें से धातु को निकाल लिया जाए, वह प्रक्रिया कहलाती है धातु निष्कर्षण। अब धातु जब निष्कर्षित कर लें, धातु में कुछ न कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? धातु शोधन। ठीक है, धातु का क्या? शोधन या धातु का परिष्करण। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण। ठीक है, अयस्क का सांद्रण। तो खानों से प्राप्त अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। खानों से प्राप्त मतलब जो खोद करके निकाला गया अयस्क है, उसमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो इसको करते कैसे हैं? सबसे पहले खोद करके निकला, उसमें बड़ा बड़ा अगर पत्थर वत्थर का कण है जिसको हम लोग बीन उन करके अलग कर देते हैं। उसके बाद अयस्क को ले जाते हैं 2 लीटर में रखते हैं, जिससे चक्किया नहीं होती है जिसमें दलिया दरा जाता है ऐसा ऐसा, वैसे 2 लीटर होता है। नीचे वाला फिक्स होता है, वो घूमता नहीं है, ऊपर वाली प्लेट घूमती है ऐसे। तो उसको पीस डालते हैं खूब बढ़िया से महीन कर। ठीक है, पीसने के बाद अब इसमें जो प्रयुक्त पद है, सबसे पहले आता है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि, तो इसमें क्या करते हैं? ये होता है भारी अयस्क के लिए। किसके लिए होता है? भारी अयस्क। हल्का अयस्क के लिए विधि नहीं है, यह है भारी अयस्क। जैसे SiO2 हो गया या फिर Fe3O4 हो गया। ठीक, इन सब अयस्कों के लिए ये विधि लाई जाती है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि मतलब द्रव्यमान के हिसाब से ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? जो महीन पिसा हुआ अयस्क का चूर्ण होता है, उसको जल से भरे तालाब में, जैसे ये जल से भरा हुआ बना दिए तालाब। ठीक है, ये पूरा जल है, यहाँ व्यवस्था रहती है इसके जल निकास की। ठीक है, तो जल से भरे तालाब में क्या करते हैं? महीन पिसे हुए चूर्ण को डाल देते हैं।
डालने के बाद खूब खलबलाते हैं, खलबलाने मतलब उसको ऐसा एकदम हिला करके क्या करेंगे, घोल देंगे। तो इससे होगा क्या, तो जो मिट्टी उट्टी रहेगा, थोड़ा अल्प विलेय या विलेय चीजें रहेंगी, वो पानी में घुल जाएंगी, क्योंकि जब पानी को आप घुमाएंगे, जो घुलने वाली चीजें रहेंगी वो घुल जाएंगी। जो हल्की चीजें हैं, ठीक है, जो हल्की अशुद्धियां रहेंगी, जैसे पत्ती उत्ती हो गया पेड़ ओड़ के, ये ऊपर आ जाएंगे, तैरेंगे। ठीक। और अयस्क चूंकि भारी है, जैसे ये एशियन है, इसमें आयरन निकलेगा, लोहा, ये सब भारी है, ये सब ना तो घुलेंगे ना ही तैरेंगे, ये सब चले जाएंगे नीचे, तली पे जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक। अब जल यहां से, जल की धारा बहा देंगे, कुल पानी बहरे आ जाएगा। तो पानी जब बाहर आएगा तो अपने साथ उसमें जो घुला हुआ रहेगा और जो हल्की अशुद्धियां रहेंगी, वो सब के सब क्या हो जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। जब बाहर चली जाएंगी तो हमको सांद्रता क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा आसानी से। या और इसको और कैसे कर सकते हैं, कोनो झरना और ना हो, जहां पर पानी गिर रहा हो, वहीं ले जाके इसको पटक दो धड़ाक से, वहां जो ही डालेंगे तो भारी अयस्क नीचे बैठ जाएगा, बाकी पानी बह रहा है तेजी से, बाकी चीज हल्की वाली चीजें और घुलने वाली चीजें वो क्या हो जाएंगी, बह जाएंगी। अब इसके बाद क्या आता है, दूसरी विधि जो हमको पढ़नी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दूसरा ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह है झाग प्लवन विधि, या इसी को हम लोग कहते हैं फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है, तो इसके द्वारा किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का, किसके लिए प्रयोग होता है, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, जैसे कॉपर पायराइड हो गया, PuFeS। ठीक है, इन सब के लिए प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा कॉपर पायराइड का जो है सांद्रण इस विधि से किया जाता है, झाग प्लवन विधि से। ठीक है, झाग प्लवन विधि या फेन उत्प्लावन विधि, इसके द्वारा किया जाता है। इस विधि को खोजा वास्तव में एक कपड़ा धोने वाली है। ठीक है, तो खान हो था, वहां पर खुदाई का कार्य चल रहा था, कॉपर का खान था, तो वहां से खुदाई होती थी। ठीक है, तो वहां पर रिसर्च करने वाले भी थे, साइंटिस्ट। तो अब ये क्या करती थी, धोबी के पास ले जाते थे कपड़ा वपड़ा, जो काम वहां करते थे वो ले जाते थे, कपड़ा धोते थे। तो कपड़ा जब धोते थे तो इसने देखा कि जब हम कपड़ा भिगाते हैं, ठीक है, तो जैसे कहीं भी आप काम करिए तो कुछ ना कुछ वो चीज आपके कपड़े पर, शरीर पर लग जाता। तो उसने देखा कि जो कापर है वो ऊपर आ जा रहा है, जब हम भिगा रहे हैं इसको क्या हो रहा है, ऊपर आ जा रहा है। तो उसने बताया वहां के रिसर्च करने वालों को, तो उन्होंने विधि बना दिया, क्या बना दिया, झाग प्लवन विधि। अब इसी विधि में करते क्या है, कैसे क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें कुछ विशेष चीजें नहीं है। तो देखिए, ये हम लोग ले लेते हैं
जल और तेल, ठीक है। ये क्या ले लिए, जल प्लस, अब इसमें सल्फाइड एस को डाल देते हैं। सल्फाइड एस को डालने के बाद हम लोग इसमें प्रवाहित करते हैं वायु, वायु का झोंका, ठीक है। क्या प्रवाहित कर देते हैं, वायु का झोंका। ऐसा जब करते हैं तो देखिए जो सल्फाइड एस होते हैं वो भीगते हैं तेल द्वारा, किसके द्वारा, तेल द्वारा, और जो अशुद्धियां होती हैं वो भीगती हैं जल द्वारा, ठीक है। तो अब जब वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं तो ये सल्फाइड जो अयस्क होते हैं ये फोम झाग के रूप में यहाँ ऊपर आ जाते हैं, ऐसे झाग के रूप में क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और अशुद्धियां जो रहती हैं ये यहाँ नीचवा बैठ जाती है, नीचे यहाँ बैठ गई, ये क्या है, ठीक है, ये आपका है आयस, और है क्या है, इम्प्योरिटी, अशुद्धियां, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जल और तेल के मिश्रण में सल्फाइड अयस्क को डाल देते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क है वो तेल द्वारा भीगेगा और अशुद्धियां जल द्वारा भी। तो इसमें वायु का झोंका जब हम लोग प्रवाहित कर देते हैं तो अयस्क झाग के रूप में ऊपर आ जाता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। अब इसके बाद आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगर कोई ऐसा अयस्क है जो चुंबकीय और अनचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं तो रोलर होता है, चुंबकीय रोलर, उसके पास से जब गिराते हैं तो जो अनचुंबकीय होता है वो रोलर के करीब गिरता है, जो प्रतिचुंबकीय होता है मतलब कि चुंबक से जो दूर भागता है वो दूरे चला जाता है। इस तरीके से अशुद्धियां और अयस्क क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं।